तो अब सर्कुलर मोशन में जो फ्रिक्शन का रोल है उसको देखेंगे हम। ठीक है। सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि लाइक अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए, कि मतलब आपकी जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती रहे, तो वहां पर उस चीज को बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वहां पर प्रेजेंट होता है, मतलब एक टाइप का फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिससे वो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो हमें पता है, लाइक मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक ये जो आपका मास है ये कार है। ठीक है, मतलब कार का ये मास है, एंड नीचे यहाँ पर इसका mg फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा इसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ सी लिख देता हूँ उसको। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों केसेस बनाए, लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में ये कार मूव कर रही है, ये जो है ये आपकी कार है। ठीक है। तो ये कार है, ये इधर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर सपोज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे जब ये मूव करेगी तो अंदर की तरफ यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। एंड उसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे मैंने ए सी से डिनोट किया है। और यहाँ पर जो ये गाड़ी की स्पीड है, कार की स्पीड, उसे हमने वी माना है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेडियस हो गई, मतलब जिस सर्कल में ये मूव कर रही है कार, उस सर्कल की रेडियस को हमने आर मान लिया। तो अगर आप इसका यहाँ पर दूसरा केस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का है, मतलब अगर मान लो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका मास होगा, मास का नीचे वेट लग रहा होगा mg, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, और एफ सी यहाँ पर जो आपका सेंटीपिटल फोर्स होगा। और ये कार यहाँ पर फिर इस तरीके से आपकी क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का केस है। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, समझनी ये चीज है कि आपको ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वो यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर रहता है। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। जहां पे आपका वी स्क्वायर बाय आर जो होता है, क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। तो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक लाइन है यहाँ पर कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इंपीडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। अब क्या है कि ये जो मतलब कार आपकी सरफेस पे मूव कर रही है, सर्कुलर सर्कुलर मोशन में जो ये कार होगी, तो यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ ये जो है एक सेंट्रीपिटल क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन ये क्या है, ये बाहर, ये जो कार है इस पे बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर जाना चाहती है। लेकिन उस चीज को रोक कौन रहा है, रोक रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है किस किस के बीच में, गाड़ी के टायर्स के बीच में और जो रोड है उसके बीच में, जिस वजह से ये गाड़ी जो ये बाहर की तरफ नहीं जा रही बल्कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रही है।
तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन को। तो हमें एक चीज ये पता चलती है यहाँ से कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसे हम mv² r कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी, या एफ मैक्स बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आपकी मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है या स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वाला है उससे कम होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर ये जो कार है ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगी। मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका बैलेंस हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, या जो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से। तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जो mv²r है वो आपका लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एफ एस मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज बोल सकते हो कि भाई जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका लिमिटिंग वाला जो कंडीशन है उसके फोर्स के बराबर, यानी कि स्टैटिक फोर्स के बराबर। अगर ये कंडीशन होगी तभी आपकी जो बॉडी है वो मूव करती रहेगी सर्कुलर पाथ में। अदरवाइज अगर ये नहीं होता ऐसा तो ये बॉडी अपने रास्ते को छोड़ के सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप और कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो आपको वेलोसिटी की करनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर अभी हमने देखा था ये जो कंडीशन थी, मतलब ये जो मैंने सेकंड वाला डायग्राम बनाया था, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एन जो है वो हमारा mg के बराबर होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं इस गाड़ी के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। अंदर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, बाहर की तरफ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये एन और mg ये दोनों बैलेंस है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि एन जो है वो mg के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो या तो कम होगा या फिर बराबर आ सकता है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के, जिस वजह से गाड़ी जो है सर्कुलर मोशन में मूव करती रहेगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, और mv²r इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू ये mg हो गया, ठीक है। अब मेरे को v की वैल्यू निकालनी है तो v²r या v² इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू म्यू एस इंटू mg, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, m लिख देता हूँ। तो ये m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी v² की वो मिलेगी यहाँ पर म्यू एस r इंटू जी। और यहाँ से अगर मेरे को v मैक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं बोल दूं कि भाई ये बराबर हो गया, मान लो मतलब v इक्वल टू म्यू एस आर जी अगर मैं बोल देता हूँ तो वो मेरी v मैक्स की वैल्यू होगी। तो v मैक्स की जो वैल्यू होगी या v² मैक्स की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस आर जी के बराबर होगी। और v मैक्स की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू आर इंटू स्मॉल जी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आपको मिला है वी मैक्स का, तो वी मैक्स की जो ये वैल्यू आपको मिली है जिसमें आपका अंदर रूट में क्या आ रहा है, म्यू एस आ रहा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ वो वाला सर्कल जिसमें ये बॉडी मूव कर रही है, और स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल की जो वैल्यू मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी वी मैक्स की वैल्यू हुई, ठीक है। तो ये जो वी मैक्स की वैल्यू है, यानी कि इतनी वैल्यू आपकी वेलोसिटी की हो सकती है किसी भी कार की, इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सो दैट कि आपकी जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती रहे। अगर v मैक्स से ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो जाती है तो आपकी जो कार यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी ये सर्कुलर पाथ को छोड़ के सीधी सीधी बाहर की तरफ निकल जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर v मैक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बस आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि यह आता कैसे है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका कम होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। और वो जब आप कंडीशन लगाओगे तो आपको वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। आगे समझिए। यस सर।
ठीक है। और इसी तरीके से देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, बैंक्ड रोड का हो सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अभी हम फ्रिक्शन को रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं। बैंक्ड रोड का मतलब बेसिकली क्या है, वो इंक्लाइन प्लेन वाला आपका केस हो गया। दूसरा जो यहाँ पर केस है वो है आपका फॉर बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं पर भी टर्न होता है रोड पे, वहां पर रोड को एक साइड से उठा दिया जाता है ऊपर। ठीक है। तो वहां पर जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो वहां जो कंडीशन बनेगी, मतलब यहाँ पर ये कार है आपकी, मास इसका m है। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये थीटा एंगल है। तो लाइक आप समझ सकते हो कि कार जो है वो इधर आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है। तो आपने देखा होगा जब भी कार कहीं पर मूव करती है, कहीं पर टर्न आता है, तो कई केसेस में क्या करते हैं, कार मतलब टर्न जहां पर भी होता है आपने देखा होगा, वहां से रोड को एक तरफ से उठा देते हैं। ठीक है। अब एक तरफ उठाने से होता क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, थीटा की वैल्यू दे रहे हो। मतलब ये जो थीटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, थीटा को आप बढ़ा रहे हो। और आपको एक चीज ये पता है कि भाई जो म्यू एस की वैल्यू रहती है हमारी, वो हमारी टेन थीटा के बराबर रहती है। ठीक है। मतलब थीटा हम जितना ज्यादा देंगे, उतना क्या होगा, ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, और ऊपर अभी आपने पढ़ा है कि भाई यहाँ पर जो वी मैक्स होता है वो हमारा फ्रिक्शन के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा फोर्स मिलेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा हमें एक तरफ से, उतना ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स काम आ पाएगा, और उतनी ज्यादा हम वेलोसिटी कार की रख पाएंगे। तो जब भी कहीं पर हाईवे वगैरह पे आपने देखा होगा, कहीं पर भी टर्न आता है या कर्व आता है कहीं पर भी, तो वहां पर एक साइड से रोड को उठा दिया जाता है। क्योंकि हाईवे पे क्या होता है कि सब मतलब गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। तो टर्न आने पे कार की स्पीड हल्की ना हो, कार की स्पीड मेंटेन रहे, ज्यादा रहे। इस वजह से कार मतलब रोड की क्या कर दी जाती है, बैंकिंग कर दी जाती है। यानी कि उसको एक साइड से उठा दिया जाता है। मतलब थीटा की वैल्यू मिल गई। अब थीटा की वैल्यू से क्या होगा, म्यू एस बढ़ जाएगा। म्यू एस बढ़ने से क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो कार की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। एक्सेलरेशन बढ़ गया तो वेलोसिटी कार की अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है। यहाँ पर मैं आपको फोर्सेस दिखा देता हूँ, फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं। अब मान लो ये कार का मास m है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर mg लग रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा n। ठीक है। ये n हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये आप ले सकते हो, इधर की तरफ जो होगा वो n cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर थीटा है। और दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इधर की तरफ जो होगा बॉडी का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि वी स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटीपिटल फोर्स हो गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं। ठीक है, बाकी कुछ और भी फोर्सेस होंगे, तो इतना ज्यादा आपको देखना नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड का कितना आएगा, बस वो नोट डाउन आपको कर लेना है। तो वी मैक्स का जो यहाँ पर फॉर्मूला आता है इस वाले केस में, जहां पर आपकी बैंकिंग हो रोड की, वो आता है आर इंटू जी। ठीक है, आर इंटू जी, फिर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ठीक है, सॉल्व करके आपको ये मिलता है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये पूरे के ऊपर पावर वन बाई टू है। ठीक है। तो पूरे के ऊपर पावर वन बाई टू का मतलब क्या होता है, पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, पूरे इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट। यानी कि पहले आपको इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज डालनी है। आपको म्यू एस की वैल्यू दी होगी, आपको थीटा की वैल्यू दी होगी। ठीक है।
कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है रोड और टायर्स के बीच में, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता ही है, रेडियस भी आपको दे दी जाएगी कि सर्कल की रेडियस कितनी है जिस सर्कुलर पाथ पे इसको मूव कर रहे हैं। फिर आपको ये बताना होगा कि वी मैक्स की वैल्यू कितनी है। तो पहले आप सारी वैल्यूज को अंदर रखोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी उसकी पावर 1/2 कर दोगे, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट कर दोगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं वो लोग कि भाई ये जो वी मैक्स है जब बैंकिंग की जाती है रोड की, तो वी मैक्स और आर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां से जब आप देखोगे आर को अगर आप बाहर यहाँ पर निकाल लो तो ये आपको रिलेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर, मतलब इक्वल टू नहीं होगा, मतलब ये है कि वी मैक्स जो है अंडर रूट आर के प्रोपोर्शनल होगा, या आप ये बोल सकते हो कि वी मैक्स का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप रिलेशन बता ही नहीं पाओगे कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये फॉर्मूला याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये दो ही फॉर्मूला है बस यहाँ पर, ये सर्कुलर मोशन में, एक आपका बैंकिंग वाला हो गया और एक आपका एकदम फ्लैट सरफेस वाला हो गया, यानी कि अगर बैंकिंग नहीं दी है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और होती है। हम्म, देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अगर मान लो हमें ये वाले फॉर्मूला से ये ऊपर वाला फॉर्मूला लाना है वी मैक्स, ये वाला आपका किसके लिए था, जब आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, यानी कि फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक है, तो आप ये नीचे वाले फॉर्मूला में अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर रख दोगे तो आपको फिर वही सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो थीटा की वैल्यू आप 0 के बराबर रख देते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा यानी कि टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये अगर 0 हो गया और ये 0 हो गया तो म्यू एस इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और 1 - 0 इज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब 1 ये रहेगा, 1 - 0 कितना बचेगा, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू एस बाई 1 आ जाएगा, यानी कि म्यू एस हो गया और आर जी इंटू म्यू एस, या आप बोल सकते हो म्यू एस इंटू आर जी, और ऊपर से क्या 1/2 पावर है यानी कि रूट में। तो अगर आप 0 डिग्री यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पर आपको केस कौन सा वाला मिल जाएगा, ये ऊपर वाला मिल जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस अंडर रूट म्यू एस आर जी फॉर थीटा इक्वल टू 0 या फिर फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, आपको वो वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया ये, डाउट है किसी को कुछ पूछना। क्लियर है सर। आस्था, कशिश, भट्ट, सर क्लियर है। शिवानी, शिवानी रावत, शिवानी रावत। ठीक है, चलो, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब ये जो मैंने काट लिया है वो आपने अपने आप लिख लिया होगा, ठीक है, मैंने क्यों काटा है। तो यहाँ पे ये मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पर पता चलता रहेगा। ठीक है, चलो फिर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अभी हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है। चलो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ पे, तो ये कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 blocks
A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively. ठीक है, are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. ठीक है, तो इसकी फिगर भी इसमें साथ में दी है. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. ठीक है, तो फिगर जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिया है. ए की सरफेस है एंड इस पे ये ए है, फिर ये बी है और फिर ये सी है. ठीक है, तो 3 ब्लॉक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके मासेस 4, 2 और 1 kg है. और आपसे बोला गया है कि भाई 40 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपके 4 kg वाले ब्लॉक पे अप्लाई किया गया. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच में यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स जो है वो कितना होगा. तो किसी को कोई आइडिया है कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ भाई, कोई अपनी राय देना चाहेगा? चलो फिर, तो नोट कर लिया होगा ये. ठीक है, अब देखो करना कैसे यहाँ पे. तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जो है वो ये पूछा है कि कांटेक्ट फोर्स जो है वो ए और बी के बीच में कितना होगा. तो ए और बी का जो कांटेक्ट सरफेस है वो आपको दिख रहा होगा, वो ये वाला है. ठीक है, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ये वाला है कांटेक्ट फोर्स. यानी कि इस सरफेस पे फोर्स कितना डेवलप हो रहा होगा पूरे इस सिस्टम की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लेते हैं. पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ए प्लस बी प्लस सी मासेस का, इस पर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है इस फोर्स की वजह से. ठीक है, तो अब ये कैसे आप निकाल सकते हो. पहले आप क्या करोगे, ए बी और सी तीनों को एक सिंगल मास की तरह ट्रीट करोगे. ठीक है, अगर आप सिंगल मास की तरह ट्रीट करते हो तो मान लो मैं इसको कैपिटल एम कंसिडर कर लेता हूं, तो यहाँ पर जो टोटल मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 1 यानी कि 7 kg के बराबर. ठीक है, और यहाँ पर आपको जो फोर्स दिया हुआ है वो है आपका 14 न्यूटन. और अगर आप यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन या m इंटू ए जो भी है ये आप लगाओगे तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आपकी F/m हो जाएगी. यानी कि फोर्स आपका अगर 14 है, मास यहाँ पर 7 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये पूरे आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन है. यानी कि ए पर अगर आप 40 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर ए जो है ए पर फोर्स लगेगा, ए बी पर फोर्स लगाएगा, फिर बी सी पर फोर्स लगाएगा. तो मतलब आपस में तीनों पे फोर्स लग रहा होगा. एंड ये फोर्स को अगर आप मतलब तीनों को अगर मासेस को एक कंप्लीट मास कंसीडर कर लेते हो, एक सिस्टम मान लेते हो, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा. ठीक है,
क्या सभी को इतनी चीज समझ आ गई? यस सर। सर ठीक है, तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आपको ये निकालना था कि भाई ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए वाला जो मास है उसको एक बार अलग से निकाल के देख लेता हूँ। ए वाले मास के ऊपर फोर्सेस देख लेता हूँ कि कौन कौन से लग रहे हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ए वाले मास पे जो है यहाँ पर टोटल जो आपका कांटेक्ट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो ये आपका ए वाला ब्लॉक है सपोज, ठीक है। तो ए वाला जो ब्लॉक है उस पे हमने इधर से कौन सा फोर्स लगाया था, एफ लगाया था, जो कि 40 न्यूटन के बराबर है। और यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ए के आगे जो बी है इन दोनों के बीच में आपस में कितना फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स को आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि भाई मतलब ये है कि ए से जितना इधर फोर्स जा रहा होगा उतना बी से भी ए की तरफ आ रहा होगा। मतलब ए के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स आया, अब 40 न्यूटन में से कुछ क्वांटिटी जो है फोर्स की वो बी वाले मास पे जा रही होगी। अब बी वाले मास पे जितनी क्वांटिटी जा रही होगी तो एज पर न्यूटन लॉ आपको पता है बी वाला मास भी उतने ही फोर्स को पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं इस केस, मतलब ये जो आपका सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन को मैंने कुछ ऐसे समझ लिया कि जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो इधर से मान लो एफ डैश के बराबर लग रहा है, या एफ सी मान लो, जो भी मानना है। मैंने इसको एफ डैश मान लिया यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, ये आपका ए वाला मास है, इस पे मैंने इधर से फोर्स लगाया, और इधर आपका बी वाला मास था। तो ए पर कुछ ना कुछ फोर्स आया कुछ, और फिर कुछ पार्ट जो है फोर्स का वो बी वाले सरफेस पे भी आया होगा। तो बी वाले सरफेस पे भी फोर्स इधर को होगा, लेकिन मैंने बी वाले सरफेस का फोर्स इधर को इसलिए मान लिया बिकॉज एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, जितना बी पर ए की वजह से फोर्स लग रहा होगा, मतलब ए पर जितना फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन का, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बी के पास जा रहा होगा। तो बी के पास जितना पार्ट जाएगा फोर्स का, बी उतना ही फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगाने की कोशिश करेगा। एंड उसी को आप कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन बोल सकते हो। जैसे क्या होता है, हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, नीचे की तरफ mg है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि मान लो अगर ये बी वाला आपका ब्लॉक है, तो बी वाले ब्लॉक पर कुछ फोर्स आया ए के पास से, तो क्या होगा, बी वाला भी उतना ही इधर की तरफ लगाएगा, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते रहे, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते रहे, ठीक है। तो ये केस अब मैंने यहाँ पर ए वाले ब्लॉक पे कंसीडर कर लिया, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स जो बी के पास से आएगा वो ए की बाउंड्री वॉल पे, ये जो दूसरी वाली आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है ये वाली, इस पर लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर केस कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जो है वो यहाँ पर आपको पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा, मतलब हमें क्या बताना है, कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये आपका एफ जो है इधर की तरफ लग रहा है, एफ मतलब राइट साइड की तरफ लग रहा है, और एफ डैश हमने कंसीडर क्या किया है कि लेफ्ट साइड में लग रहा है। और आपको ये चीज पता है कि भाई पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था, क्योंकि टोटल जो एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई एफ माइनस एफ डैश जो है, यानी कि एफ जो है वो बड़ा है बिकॉज राइट साइड में अगर बॉडी मूव कर रही है तो कैपिटल एफ की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, ठीक है, तभी तो वो बॉडी मूव करवा रही है। और जो एफ डैश हमने जो एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे कंसिडर किया है, उसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, जो तीसरा मेरे पास फोर्स होगा वो m इंटू ए होगा, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, जो 4 इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो नेट फोर्स होगा, मतलब ये जो आपका मास दिख रहा है 4 kg वाला, ठीक है, तो 4 kg वाला जो मास मूव कर रहा होगा, अगर मान लो ये 3 मास का सिस्टम था मेरे पास इस तरीके से, तो 3 मासेस जो है वो मेरे एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास 4 kg था, इसका 2 था, इसका 1 था। अब मैंने क्या करा, अगर मान लो मैंने इन तीनों को अलग अलग कर दिया, ये एक मास आ गया 4 kg का, ये एक मास आ गया 2 kg का, और ये वाला एक मास आ गया 1 kg का, ठीक है। अब अगर मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है, तो अगर मैं सपोज अलग अलग कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी मेरा उतना ही लग रहा है, और एक्सेलरेशन अगर उतना लग रहा है तो ये वाली जो बॉडी होगी ए वाली, वो मेरी मतलब इसका जितना मास होगा 4 इंटू ए से मूव करेगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड वाला मास होगा जो कि 2 kg के बराबर है, तो ये आपका 2 ए से मूव कर रहा होगा इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ। और ये जो 1 kg वाला मास है ये ए से ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यानी कि 1 इंटू ए से, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तभी तो जब आपने देखा
कि 4a प्लस 2a प्लस a यानी कि 7a जो है, यानी कि 7 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू टोटल आपके फोर्स के बराबर आ रही थी। तो आप अगर अलग अलग करके देखोगे तो नेट जो फोर्स मेरा यहाँ पर लग रहा है 4 kg के मास के ऊपर, वो 4a के बराबर होगा। और ये जो 4a की वैल्यू है, ये टोटल जितना बॉडी, टोटल जितना सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, उसमें से हम अगर कांटेक्ट फोर्स को माइनस कर देते हैं। कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है, बाकी जो दो बचे मासेस हैं उनकी वजह से जो इस सरफेस पे, यानी कि जो ए वाली बॉडी है, ठीक है, ए वाली जो बॉडी है, ए वाली बॉडी का जो ये वाला राइट साइड वाला सरफेस है, इस पर जो बी और जो सी है, इसकी तरफ से जो फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, वही हमारे के कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो F माइनस एफ डैश की वैल्यू है, यानी कि टोटल फोर्स माइनस बी और सी पर जितना फोर्स लग रहा है, जिसे हम एफ डैश बोल रहे हैं या कॉन्टेक्ट फोर्स बोल रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होगी, इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो हमें वो वाला फोर्स मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ए पर लग रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हमने ये इक्वेशन बना ली कि F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 4a, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो F की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, 40 न्यूटन है। ये चलो F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 4a के बराबर हो गया। ठीक है, और अगर आपको F डैश की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, F माइनस 4a हो जाएगा। और F जो है वो हमारा क्या है, 40 न्यूटन के बराबर है, और 4a यानी कि 4 इंटू एक्सलेशन जो वो आपका 2 के बराबर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 टू जो 8 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो 6 न्यूटन जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये है कि 8 न्यूटन का जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ए वाले मास के ऊपर जा रहा है, ए वाले मास उससे मूव कर रहा होगा। और बाकी का जो 6 न्यूटन है, जिसमें से आपका 4 न्यूटन 2 kg वाले ब्लॉक पे है फोर्स, और 2 न्यूटन जो है वो आपका 1 kg वाले ब्लॉक पे है फोर्स। इतना जो टोटल फोर्स है, ये बाकी बी और सी पे जा रहा होगा आपका 6 न्यूटन। और वही बी और सी का जो फोर्स है, ठीक है, अगर मान लो आप क्या करते हो, यहां से ये वाले सरफेस की बात हो रही थी ना, ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स, तो आपने बेसिकली करा क्या कि ए को एक बॉडी मान लिया और बी और सी को यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ए वाला जो मास है, उसकी वजह से जो इधर फोर्स आएगा सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से, वो आपका 4 इंटू ए के बराबर होगा, यानी कि 8 न्यूटन के बराबर। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट टोटल फोर्स है, जिस जो इन दोनों के ऊपर आ रहा है, वो इधर जा रहे होंगे 6 न्यूटन की वजह से। तो अगर 6 न्यूटन इनके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर की तरफ भी 6 न्यूटन लगा रहे होंगे, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझना था। बताओ, हो गया क्लियर ये? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ठीक है, बाकी आज मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, कल हम फिर इसके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। भैया अगर सेकंड वाली बॉडी अगर हमें दी गई होगी तो F माइनस एफ डैश इज इक्वल्स टू 2a लेंगे हम। अगर ये सेकंड, अगर मान लो वो ये बोलते कि भाई ये बी और सी सरफेस है, इसके बीच में अगर आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो अब आप क्या करते कि ए और बी को पूरा एक मास मान लेते और सी वाला हमारा बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाता। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते कि इस टोटल पे, मतलब ये जो टोटल है इस पर कितना लग रहा है फोर्स, और उसके बाद उधर से कितना फोर्स आ रहा है, यानी कि टोटल एफ जो है उसमें से अगर ये एफ डैश निकालते, अगर मान लो एफ डैश मैंने अब क्या मान लिया, बी और सी के बीच में कांटेक्ट फोर्स मान लिया, तो इसकी जो वैल्यू होती वो कितनी होती, वो इन दोनों मासेस यानी कि 4 प्लस 2 6 kg इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि कितना है 2 है, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, इज इक्वल टू 12 के बराबर हो जाता या 6a के बराबर हो जाता। ठीक है, तो ये 6a के बराबर हो जाता, और यहां से अगर आप f डैश की वैल्यू निकालते तो ये हो जाती f माइनस 6a। तो f कितना आपका 14 है, और 6 इंटू a यानी कि 6 टू जा 12, तो यानी कि 2 न्यूटन। तो तब ये 2 न्यूटन की वैल्यू होती है, 2 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि जहां पर भी कांटेक्ट फोर्स पूछा जा रहा है आपसे, उसके आगे देख लो, मतलब पहले तो ये देखो कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में वो जो सेपरेट मास रह गया है पीछे वाला,
उस पीछे वाले मास पे कितना फोर्स आ रहा है, वही फोर्स की वैल्यू जो है वो आपकी इधर की तरफ एज अ कॉन्टेक्ट फोर्स लग रही है। ठीक है, तो वही वैल्यू बस आपको कैलकुलेट करनी है। ओके सर। ठीक है, तो चलो फिर अब आप जा सकते हैं सभी, कल मिलते हैं और क्वेश्चंस कर लेना सभी लोग।